हाँ जी बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। अभी तक हमने जो पढ़ा मेंडलिज्म के अंदर, मेंडल ने जो बताया कैसे कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे इनहेरिट हो रहे हैं। जब से उसने ये पैटर्न बताया इनहेरिटेंस का, तब से सारे साइंटिस्ट बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, एक्साइट हो गए कि ये कैसे है, सब में कैसे स्टडी किया जाए, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हर ऑर्गेनिज्म में कैसे स्टडी किया जाए। मेंडल ने तो एक ही ऑर्गेनिज्म लिया था, मेंडल ने तो आसानी से बता दिया कि ये पी प्लांट है, ये पी प्लांट है, इसमें ये टॉल है, एक टॉल है, ये आसानी से बता दिया उसने। आसानी से मतलब कि कंपैरेटिव टू, अब ये है, ठीक है, एक टॉल है, एक स्मॉल है, फिर इनसे क्या बना, फिर उनसे आगे क्या बना, ये सारा पैटर्न उसने बताया। और साइंटिस्ट ने भी स्टडी किया, बाकी और साइंटिस्ट ने ये किया स्टडी किस किस ऑर्गेनिज्म में, जैसे ड्रोसोफिला में कर लिया। किसने किया ड्रोसोफिला में, जिसमें लिंकेज भी स्टडी किया था, मॉर्गन ने किया। ऐसे और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग, कॉरेंस ने किया, डीवरीज ने किया, नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने काम किया इनके ऊपर। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म और में किया, जैसे रैट में भी बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, सबको पता है ना। क्या ये सारे एक्सपेरिमेंट जो भी हैं इनहेरिटेंस रिलेटेड, ऐसे ह्यूमन बीइंग को भी लैब में पकड़ पकड़ के कर सकते हैं स्टडी? नॉट पॉसिबल, है ना। कि ह्यूमन बीइंग में अगर इनहेरिटेंस पढ़ना हो, इनहेरिटेंस के बारे में जानना हो, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जानना हो, तो वो कैसे किया जाए? नॉट ईजी। भी लैब में एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? एक तो उनका लाइफ, एक उनका मतलब पूरा एक बहुत ही टीडियस काम है, नॉट पॉसिबल, है ना, इतना ईजी तो नहीं है ना, समझ रहे हैं। तो फिर उन्होंने और मेथड निकाले, साइंटिस्ट ने भी। ह्यूमन बीइंग में भी तो स्टडी करना ज़रूरी है। ये डिजीज़ आ गई अचानक से इस जनरेशन में, जिसके पेरेंट्स में भी नहीं थी, ये कैसे आई, कहाँ से आई? डोमिनेंट थी या रिसेसिव थी, लिंक्ड जीन के कारण आई या कैसे आई? तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए उन्होंने एक पैटर्न बनाया था जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो क्यों बनाना पड़ा ये? इसलिए ह्यूमन बीइंग में इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी करने के लिए, ठीक है। मेंडल के हिसाब से तो उसने तो जस्ट सिंपल ऐसे स्टडी किया, मेंडल ने ये टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट, राउंड, येलो, और अपना रिजल्ट दे दिया। पर ह्यूमन बीइंग के अंदर तो ऐसे नहीं कर सकते। कितने बंदे पकड़ेंगे ऐसे, कितने होंगे कि चलो स्किन कलर स्टडी किया जाए, चलो हाइट स्टडी करने के लिए कितनी हाइट के बंदे इकट्ठे करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, है ना। तो इसके अलावा और भी, नॉट जस्ट कि ब्लू आई कलर कैसे आया, ब्राउन आई कलर कैसे आया, या फिंगर्स में भी ये क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा फिंगर वाला पॉलीडेक्टाइली कैसे आया, इस तरह की चीज़ें सारी ये हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स बिगेन। ठीक है, रीडिस्कवरी किस किसने की थी, सबको पता है मेंडल के लॉज की। 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे बोलो? डेवरीज, कार्ल कॉरेंस, शर्मा, ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट थे ना। तो क्या किया उन्होंने, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने किया तो उसके बाद फिर ह्यूमन के अंदर भी इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करने का सिस्टम स्टार्ट हो गया। टू एनालाइज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स इज वेरी डिफिकल्ट, एज ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन बीइंग के अंदर। इसलिए क्या पैटर्न बनाया ये देखते हैं। देयरफॉर स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, बच्चों ध्यान रहे, ये मैं इसको डिफरेंट कलर से करती हूँ। क्या पैटर्न बनाया उन्होंने? स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री को देखा। अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव। इसमें देखेंगे ट्रेट भी हो सकता है, एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है, डिजीज़ भी हो सकती है, राइट। जैसे अगर ट्रेट में हम कहें सिंपल ट्रेट, ब्लू आई का वाला ट्रेट देख लें, या कर्ली हेयर वाला ट्रेट देख सकते हैं। फैमिली में सबकी ब्लैक आई है, एक बच्चा है जिसकी ब्लू आई है, उसकी कैसे आई? तो उसको उसके पेरेंट्स में तो नहीं है,
फिर आगे उसके ग्रैंड पेरेंट्स में है क्या, ये स्टडी किया गया, फिर उनके पेरेंट्स में। अब कितनी जनरेशन स्टडी कर सकते हैं, 3-4 जनरेशन, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। चलो अगर मान लिया ग्रैंडपा हैं, ग्रैंडपा से बात करके उनको अगर सब कुछ ठीक ठाक है, याद करके वो बता सकते हैं कि मेरे फादर की ब्लू आई थी, वो बता सकते हैं कि बाई चांस मदर की या फादर की, तो उस बेसिस पर हम जीन्स का इनहेरिटेंस चेक करके बता सकते हैं। समझ आ गई ना। अब 3-4 जनरेशन की जीन्स की इनहेरिटेंस को स्टडी किया जा सकता है, यही देखेंगे हम यहाँ पर कैसे है क्या है। यही एक ऑल्टरनेटिव है फैमिली हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना, ठीक है। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन अ फैमिली in several generations is called pedigree analysis। तो what is pedigree analysis, एक तो ये पूछ सकते हैं, analysis of traits in a family, ठीक है, that is called as pedigree analysis, right? clear है ना बच्चों ये। चलो, in pedigree analysis the inheritance of a trait is represented in the family tree over जनरेशंस। तो इसके लिए हम फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री के लिए एक जनरेशन दिखा दी, फिर उसके बाद उनके बच्चे, फिर उसके बाद उनके बच्चे कैसे, तो वो सारा हम देखेंगे फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं और कैसे स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, राइट। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल which is utilized to trace the inheritance of a specific trait। specific trait जैसे मैंने ये ब्लू आई वाला बोला, या कोई भी हेयर रिलेटेड होगा, ठीक है, या बाई चांस किस फैमिली में कई बार ब्राउन हेयर, वैसे ब्लैक है सबके, ब्राउन हेयर वाले हो सकते हैं। एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, सिंडक्टाइली, सिंडक्टाइली में उंगलियां जुड़ी होती हैं, पॉलीडक्टाइली एक्स्ट्रा, इस तरह का कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और डिजीज़ हो सकती है। तो कुछ भी ये पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टर्स हम, जैसे कुछ ह्यूमन ट्रेट्स के बारे में हम देख सकते हैं। आई कलर, स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर, हेयर कलर, अभी मैंने बात की, फेशियल फीचर्स, लेंथ ऑफ लिम, हाइट, ये तो सारे फिजिकल ट्रेट्स हो गए। पर्सनालिटी ट्रेट में जैसे कि नेटिव इंटेलिजेंस हो गई या एप्टीट्यूड हो गया, ये 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए फिजिकल ट्रेट्स और ये हो गए पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिनको हम फैमिली ट्री के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो ये देख लेते हैं बच्चों एक बार हम कैसे है क्या है। इसमें थोड़े से और ट्रेट्स देख लें पहले। एबनॉर्मेलिटीज़ में आ गया एक्स्ट्रा फिंगर्स, जिसको बोल देते हैं हम पॉलीडक्टाइली, और जॉइंट फिंगर्स में ये ऐसे जुड़ी हुई होंगी, इनको बोलते हैं हम सिंडक्टाइली। शॉर्ट फिंगर ब्रैकिडक्टाइली, मतलब जितना साइज होना चाहिए ना उतना नहीं होता, शॉर्ट होता है, देखा होगा कभी कोई मूवी वगैरह में, शॉर्ट होता, मतलब ये जो उंगलियों का साइज थोड़ा सा रिड्यूस्ड होगा, शॉर्ट फिंगर होगी, तो ऐसे केस को बोलते हैं ब्रैकिडक्टाइली, शॉर्ट फिंगर्स, ठीक है। डेफ म्यूटिज्म, ब्लाइंडनेस, क्लियर। और डिजीजेस में आ गया हीमोफीलिया, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये भी कैसे पास ऑन होते हैं, कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, कैसे पास ऑन होते हैं ये देखेंगे, राइट। इनमें से कुछ देखेंगे, कुछ के जीन्स डोमिनेंट भी होते हैं, कुछ रिसेसिव भी होते हैं, तो किस तरीके से उनका पैटर्न देखेंगे हम, रिसेसिव वाली कैसे पास होएंगी, डोमिनेंट वाली कैसे। तो इसमें मैंने कुछ अपने तरीके इसमें बनाए हुए हैं, इसमें इधर उधर से कलेक्ट करके वो देखेंगे। टेक्निक ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, ये हमने देख लिया क्या क्या हम, ये डेफ म्यूटिज्म, डेफ सुनता नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, पहले क्या करेंगे हम, इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड अबाउट फैमिली हिस्ट्री फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। मान लिया पता लगा फैमिली में भाई किसी को, मतलब बच्चे को ये है, इनमें से कोई फिनाइल कीटोन्यूरिया है या सिकल सेल एनीमिया है, फिर फैमिली हिस्ट्री देखेंगे कि क्या हो सकता है।
देन एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट इज शोन इन फैमिली ट्री। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी ने भी तरक्की कर ली, और वैसे भी पहले तो ऐसा होता नहीं था, सोनोग्राफी वगैरह। सोनोग्राफी से ही कई बार ना फीटस में आइडिया लगता है कि इसमें ये वाला मतलब डाउट आ जाता है कि ये बच्चा ठीक नहीं है, इसमें ये वाला प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं एक डिज़ीज़ का नाम ले लेती हूँ, अगर तुमने सुना हो, डाउन सिंड्रोम का नाम सुना है ना, पिक्चर देखी होगी तारे ज़मी पर, उसमें डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, उसमें ऑटिज़म डाउन सिंड्रोम वो वाले, है ना। तो उसमें क्या है, डाउन सिंड्रोम का ऐसे लगता है कि हो सकता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए ना उसका एमनियोटिक फ्लूइड लेकर के जेनेटिक लैब में भेज देते हैं, जिससे क्रोमोसोमल वो बनाया जाता है कैरियोटाइप। उससे आइडिया लगता है कि अच्छा इसको ये ट्राइसोमी के कारण होता है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है, तो इससे पता लगता है और कंफर्म होता है। फिर फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, फैमिली में कब थी, किसको थी, कौन से पेरेंट को थी, फिर वो सारी स्टडी करके फिर आगे विचार चलता है भी क्या करना चाहिए, कितनी पॉसिबिलिटी है इसमें आने की। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। तो ये फैमिली ट्री में, मतलब कि फैमिली ट्री का मतलब है आगे पेरेंट्स में थी या नहीं थी, मेल पेरेंट में थी या फीमेल पेरेंट में थी, फिर आगे मेल पेरेंट के पेरेंट्स में देखते हैं, फिर फीमेल पेरेंट के पेरेंट्स में देखते हैं किस में थी, मतलब दादा दादी में देखते हैं, नाना नानी में देखते हैं, राइट। तो इस तरीके से स्टडी करके फिर आइडिया लेते हैं। चलो आगे, वेरियस सिंबल्स टू शो ह्यूमन पेडिग्री। कौन कौन से, अच्छा ये डबल हो गया, एक मिनट रुको, एक मिनट बच्चों, इसको हटा देती हूँ, ये पेज पेस्ट किया हुआ है आई थिंक, इसीलिए रुक जाओ जरा। हाँ, ये देखो कैसे स्टडी करेंगे इसको, इसमें मैं कैसे स्टडी कर सकती, एक मिनट, हाँ नज़र आ रहा है ना अब। चलो, अगर मान लिया मेल है तो उसमें हम स्क्वायर बना लेंगे, मेल को शो करने के लिए स्क्वायर बना लेंगे, ये देख लो, इसमें देखते जाओ। और फीमेल को शो करने के लिए हम दिखा देंगे सर्कल, ये दिखा दिया हमने ऐसे, मेल को शो करने के लिए और फीमेल को शो करने के लिए हमने दिखा दिया सर्कल। और अगर ध्यान नहीं है भाई किसको थी, जैसे कह देते हैं ना, पता नहीं, जैसे पूछते हैं अभी मेल मतलब ब्रदर को थी या सिस्टर को थी, ऐसा सा कुछ ध्यान नहीं आ रहा क्या है, तो हम कह सकते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, आइडिया नहीं है क्या क्या है, अनस्पेसिफाइड बोलेंगे। और अफेक्टेड इंडिविजुअल को हम शेड कर देंगे, कलर किया हुआ है ना, ऐसे करके हम शेड कर देंगे। और मेटिंग के लिए दिखाएंगे, जैसे फादर मदर, तो हम ये दिखा देंगे एक लाइन से, एक सिंगल लाइन से। और अगर मान लिया मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, तो उनमें हम बोल देते हैं कॉन्सैंगुअस। कॉन्सैंगुअस ये थोड़ा सा बोलने में ऐसे है बच्चों, इसको बोलेंगे कॉन्सैंगुइनस, इसको ये बोलेंगे हम। ठीक है, अगर मान लिया कजन्स में मैरिज का दिखा देते हैं, तो फिर डबल लाइन लिखते हैं, डबल लाइन से ऐसे शो करते हैं, डबल लाइन, राइट। और अगर हमें ऐसे बनाना फर्स्ट जनरेशन, यानी पेरेंट्स को हम ऐसे दिखाएंगे, ये फिर आगे उसी की ब्रांच बना करके आगे ये, मतलब दो बच्चे हैं, ये एक है डॉटर एक है सन, तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन हो गई, ये फर्स्ट सिबलिंग है, ये सेकंड सिबलिंग है, ये मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है। ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं, और ये आगे प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स ये कितनी दिखाई हुई है यहाँ पर, 3, 1 2 3। ठीक है, अब फिर इसमें स्टडी करते हैं ऑफस्प्रिंग में तीनों नॉर्मल है या अफेक्टेड है। अब इसमें तुम्हें लग रहा होगा ये तो नॉर्मल दिख रहे हैं, ये अफेक्टेड होता है जब शेडेड होता है, ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है। फिर देखा जाता है ये अफेक्टेड क्यों आ गई, इसका मतलब इसके जीन्स ऊपर से ही आए हैं ना, तो कैसे थे, क्या थे, डोमिनेंट थे या रिसेसिव थे, ये देखिए। बेस सबका मेंडल इनहेरिटेंस ही है, ये जान लो, ये समझ आ जाएगा तुम्हें, सबका मेंडल इनहेरिटेंस, मतलब वही प्रिंसिपल है। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखो, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज। ये देखो, ये पेरेंट्स हैं, इनका जो मेल चाइल्ड है ये अफेक्टेड दिखाया हुआ है, अफेक्टेड मतलब शेडेड दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये मान लिया कि ऐसे दिखाया हुआ, मतलब
अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, इसका मतलब ये है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अगर शेडेड नहीं है तो अनअफेक्टेड है, शेडेड है तो अफेक्टेड है। क्लियर? अब यहां पर तुम्हारे सामने एक ऐसे दिखाया हुआ है, ये पेरेंट्स, देखो ऐसे दिखाना, फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स की, फिर आगे ये है सेकंड जनरेशन। इसको ना मैं एक बार फिर से तुम्हें बना के भी दिखाती हूँ कि कैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन शो कर सकते हैं। सपोज ये बच्चों फर्स्ट जनरेशन है, ये पेरेंट्स हैं, आगे फिर इनकी सिबलिंग मतलब इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, इनकी ऑफस्प्रिंग्स में से भी थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये इनकी ऑफस्प्रिंग में सब कुछ भी बना लो, एक मैंने ये बना दिया, चलो एक डॉटर है, ये सन है, ये डॉटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरेशन दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे? ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड जनरेशन हो गई, ये तीन बच्चे हैं, 1 2 3, ये पेरेंट्स हो गए, मेल फीमेल। आगे इनकी नेक्स्ट जनरेशन दिखाने के लिए कैसे दिखाओगे? सपोज मैं एक दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये समझ आया? ये यहाँ जोड़ना नहीं है, ये इसका पार्टनर है, समझ आया? ये जो फीमेल है मेटिंग पार्टनर ऑफ दिस मेल, राइट? फिर आगे इससे आगे कितने बच्चे होंगे, क्या होंगे, वो है कैसे होंगे, दैट, ये इसको बोलेंगे थर्ड जनरेशन। तो ध्यान रहे इसमें नहीं इसको कनेक्ट करना, क्योंकि ये वाला जो ये तो पार्टनर है ना, ये इन पेरेंट्स की तो नहीं है ना, पेरेंट्स की प्रोजेनी तो नहीं है, तो इसको ऐसे शो करूंगी। क्लियर हुआ? अगर मान लिया इनमें से कोई अफेक्टेड है तो हम कैसे दिखाएंगे? सपोज मैंने ये दिखा दिया, तो हम कैसे दिखाएंगे? शेडेड दिखा देंगे। समझ में आई? पहले ये बताओ, समझ में आया? तो अगर मैं तुमसे पूछूं इससे क्या पता लग रहा है, ये वाला क्रॉस है, सोच लो, कुछ पता लग रहा है प्रिंस इससे, ये वाले क्रॉस में, कि ये क्यों शेडेड आया, इसमें कहाँ से आए जीन्स? बोलो, इसका मतलब कुछ कोई तो आए ना, मतलब कोई तो जीन्स आए ना, पीछे से ही आए हैं ना, कैसे आए? और वो जीन्स डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं, कहाँ से आए, क्या हैं, बताओ, थोड़ा आइडिया मारो। चलो शिवांश, हाँ देखो, ऑब्वियसली पेरेंट्स में नहीं दिख रही वो डिजीज, इसका मतलब ये जो डिजीज है दैट इज ड्यू टू रिसेसिव जीन्स। अगर डोमिनेंट होती तो एक जीन ही काफी होता है ना, क्या बोलेंगे उसको, डिजीज को शो करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये पेरेंट्स होमोजाइगस तो होंगे नहीं, हेट्रो ही होंगे, तो ये हो सकते हैं। आगे मैं डिटेल में बताऊंगी ये, इसका मतलब जो ये वाला है इसका ये हो सकता है, ठीक है? क्लियर है? इन दोनों का जीनोटाइप क्या पॉसिबिलिटी है बताओगे? थोड़ा आइडिया लगाओ। ये होगा, यही होगा, हाँ, या फिर ये भी हो सकता है, या फिर इसमें भी सेम में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या इनका होमोजाइगस पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि फिर ये कैसे आती है अगर रिसेसिव है? ये आगे सारा और क्लियर करते जाते हैं हम। चलो ये समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट। अच्छा, एक और चीज़, कहीं कहीं पर तुम्हें दिया होता है कि ये हाफ सर्कल शेडेड है, ये देखो हाफ सर्कल शेडेड है, सर्कल, ये स्क्वायर कभी भी हाफ शेडेड नहीं होगा, सर्कल हाफ शेडेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमेशा एक्स पर ही जीन्स होते हैं, वाई पर होते ही नहीं है। मेल या तो अफेक्टेड होगा या नॉट अफेक्टेड होगा, फीमेल्स कैन बी अफेक्टेड और कैरियर, ठीक है? ये सारी चीजें भी हम आगे समझेंगे। तो अगर कैरियर है तो हम ये इसको हाफ दिखा सकते हैं, हाफ शेडेड, फुल नहीं। फुल में तो दैट विल बी अफेक्टेड। फीमेल में ऐसे नॉर्मल दिख रही है, लेकिन उसके बच्चे आगे अफेक्टेड आ गए, बेटा आगे अफेक्टेड है, तो इसका मतलब इसने जीन्स अपने पास किए हैं, खुद अनअफेक्टेड है, आगे पास हो गए, राइट? तो चलो देखो, पहले हम देख लेते हैं पेडिग्री एनालिसिस में क्या क्या पॉसिबल है। एक तो हो गया ऑटोसोमल हो सकता है, मतलब जीन्स ऑटोसोम पर प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरा, ऑटोसोम पर नहीं होते तो सेक्स लिंक्ड, यानी कि एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हो सकते हैं। दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं ना, ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम। या तो अफेक्टेड जीन्स ऑटोसोम पर होंगे
ऑटोसोम पर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑटोसोम पर होते नहीं, ऑटोसोम पर भी अफेक्ट कोई भी डिजीज के जीन्स हो सकते हैं, या फिर सेक्स क्रोमोसोम पर, राइट। तो उसको हम एक्स लिंक्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे जीन्स एक्स पर ही प्रेजेंट होते, वाई पर होते ही नहीं है, ठीक है। चलो, ऑटोसोमल कैन बी रिसेसिव और डोमिनेंट, सिमिलरली एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कैन बी रिसेसिव और डोमिनेंट। तो अब हमें कोई भी पेडिग्री में ये भी बताना होता है ऑटोसोमल है या रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ये दो बातें बतानी, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। क्लियर है? आई थिंक सिंपल। चलो अब आगे बढ़ेंगे हम। ये देखो, अब हमें अगर ये कोई दे रखी है, पेडिग्री दी हुई है, हमें ये पता लगाना है, अभी अभी जो मैंने बोला 4 कैटेगरी हो गई ना, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, 4 कैटेगरी बन गई ना ये। तो ये कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए मैंने एक ना ये बना लिया, एक चार्ट बना लिया, जिससे आप इजीली आइडिया लगा सकते हो, उसमें एक एक अपना कैरेक्टर फिट करते जाओ। अच्छा ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये है तो ये हो सकता है, काइंड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, नहीं तो थोड़ा लिटिल चैलेंजिंग हो सकता है, बट इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारे अपने आप आंसर निकलने शुरू हो जाएंगे इसमें, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, इसलिए इतना कोई चैलेंज मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फेस करना पड़ेगा, राइट। ये देखो मैंने 4 कॉलम बना लिए बच्चों, देख रहे हो ये क्या क्या कॉलम बना लिए, देख लो। ये मैंने 4 कॉलम बनाए हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। हो गया, 4 कॉलम बन गए, ठीक है। ये बना लिए मैंने। अगर मान लिया ऑटोसोमल डोमिनेंट है, सपोज अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है कोई डिजीज, कभी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये बात समझ लो पहले, एक भी डोमिनेंट जीन होगा तो डिजीज होगी, एक भी डोमिनेंट जीन, मतलब देखो ये है, मान लिया एक इंडिविजुअल के अंदर अगर मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रही हूं तो उसको उसका जीनोटाइप क्या पॉसिबल है इन तीनों में से, बोलो। ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रही हूं तो क्या पॉसिबल है सागर? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ऑटोसोमल डोमिनेंट की अगर बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रही हूँ तो क्या जीनोटाइप पॉसिबल होगा फिर? स्मॉल ए, फिर ये होगा, फिर बाकी के तीनों नहीं होंगे। क्लियर है? क्लियर है? मैं इसको क्लियर कर देती हूँ बाद में फिर। चलो, ऑटोसोमल डोमिनेंट कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करेंगे, हर जनरेशन में कोई ना कोई होगा ही होगा अफेक्टेड, ठीक है। ये देखेंगे कैसे हम। और जो ऑटोसोमल रिसेसिव है उसमें जनरेशन स्किप कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी पीछे एग्जांपल भी बताया, पेरेंट्स में दिख नहीं रही लेकिन बेबी में आ गई, इसका मतलब वो जनरेशन स्किप कर सकते हैं। सिमिलरली सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में नेवर स्किप जनरेशन, और इसमें जनरेशन स्किप कर सकते हैं रिसेसिव के अंदर। तो एक बात तो पक्की हो गई ना, डोमिनेंट कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करते, रिसेसिव जनरेशन स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। चलो, अब जैसे कि यहाँ पे दिखा भी रखा है, देखो ध्यान से, मान लिया कि ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के आगे जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें से नॉर्मल भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। अगर ये है और आपको ये लिखा हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट, कोई जरा मुझे हेल्प करेगा ये बताने में इनका जीनोटाइप क्या पॉसिबल है? ध्यान रहे, नॉर्मल भी बन रहे हैं इसमें, तो इनका क्या पॉसिबल है और इसका क्या पॉसिबिलिटी है? बोलो बोलो। हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यानी कि ये हो सकता है ना, हो सकता है ना ये, और इसका क्या होगा बेटा, इसका क्या होगा? हाँ, दोनों हो सकते हैं, यस, एक नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये डोमिनेंट है ना, तो एक सिंगल जीन भी रिस्पॉन्सिबल है जीन्स के अपीयर, डिजीज के अपीयर होने में। हो गया क्लियर ये? तो एक बात तो ये साफ हो गई कि ये कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करता, हर जनरेशन में होगा। तीसरी जनरेशन भी हम स्टडी करेंगे तो पता लग सकता है। सपोज ये है तुम्हारे सामने बच्चों,
ठीक है, मैं ये 1 मिनट, ये हाँ चलो जी। अब इसमें देखो 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 ध्यान से, किस टाइप की डिजीज हो सकती है, ये स्टडी करो अपने आप ही। डोमिनेंट है या रिसेसिव है, रिमी इधर, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ऑटोसोमल है या क्या है, ये भी मैं बताऊंगी। सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल कैसे चेक करते हैं, पहले तुम डोमिनेंट और रिसेसिव ही देख लो क्या है कैसे है। शाबाश। देखो इसमें क्या जनरेशन स्किप हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही। देखो देखो ध्यान से, फर्स्ट जनरेशन में भी डिजीज है, फर्स्ट जनरेशन में भी है, देखो फर्स्ट जनरेशन में भी है, सेकेंड जनरेशन में भी है, थर्ड जनरेशन में भी है। इसमें नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी इसके पेरेंट्स भी है नहीं, इनमें है ही नहीं डिजीज, इसलिए ऐसा है ये वाली। लेकिन इनके आगे देखो जो डिजीज थे उनकी भी जनरेशन में आ रही है ना, तो जनरेशन स्किप नहीं हुई। इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, ये क्या पॉसिबिलिटी है, जनरेशन स्किप नहीं हुई, क्या बोलेंगे, ये पॉसिबिलिटी हो गई ना, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो गई ना। जब जनरेशन स्किप नहीं होती, नेवर स्किप्स जनरेशन, तो डोमिनेंट होगा, हर जनरेशन में डिजीज आएगी। क्लियर, क्लियर है ना, हर जनरेशन में। तब वो बात अलग है कि हर प्रोजेनी में नहीं आएगी उसमें से, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोजेनी में नहीं आएगी, किसी में तो आएगी आएगी। अब ऐसे तो बिना डिजीज के भी है, क्यों है, क्योंकि इनमें से हेट्रोजाइगस भी है, हेट्रो नहीं मतलब रिसेसिव भी है। तो कोई मुझे ये बताएगा जीनोटाइप लिख के क्या होगा, फटाफट बोलो, ये जीनोटाइप अगर ये डोमिनेंट है और ऑटोसोमल है, ये हो गया, ये बोलो क्या लिखूं, नहीं गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया, करेक्ट। ये क्या होगा आगे बोलो, ठीक लिखा, ये बोलो आगे, ये क्या पॉसिबल है, अगेन क्या ये पॉसिबल है आर्यन, इसके अंदर इस क्रॉस में ये पॉसिबल है, नहीं है, क्योंकि इसमें नॉर्मल भी आ रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अब आगे अगर सबका जीनोटाइप लिखना पड़ा तो क्या लिख सकते हैं हार्दिकम, सबका जीनोटाइप अगर लिखना पड़ा तो क्या लिख सकते हैं हम। देखो पहले तो यही लिख लो डिजीज वाले के ही, क्योंकि एक सिंगल डोमिनेंट जीन ही काफी है डिजीज को अपीयर करने में, बाकियों के क्या लिखेंगे हम, ठीक है, ठीक है। ये एक भी डोमिनेंट जीन आया तो वो डिजीज अपीयर कर देगा, डिजीज शो करेगा। और इसके क्या लिखेंगे, चलो इनके बताओ आगे, इनमें क्या लिखूं मैं, यहां क्या लिखूं, बोलो क्या आएगा इसका, हाँ ठीक बोल रहे हो प्रिंस, कैपिटल ए स्मॉल है, और ये यस, और ये सारे सिंपल, सिंपल, समझ आया ना। अगर डोमिनेंट डिजीज है तो उसके लिए कैपिटल जीन रिस्पॉन्सिबल है, अगर रिसेसिव है तो उसके लिए स्मॉल लेटर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब जरा ये वाली देख के बताओ, इसमें बताओ कौन से टाइप की लग रही है तुम्हें, रिसेसिव लग रही, क्यों लग रही है, हाँ जी भव्या क्यों लग रही है ये, हाँ क्योंकि है ही नहीं, पेरेंट्स में है नहीं, तो पेरेंट्स का जीनोटाइप बता भव्या क्या हो सकता है, स्मॉल ए होगा, क्योंकि उनके बच्चों में तो आ रही है डिजीज, दोनों का स्मॉल ए होगा, उनके बच्चों में तो डिजीज हो रही है, नॉर्मल भी है और डिजीज भी है, क्या होगा आर्यन ऊपर, हाँ हाँ हाँ, हेट्रो होंगे, होमो होंगे ए में, यस हेट्रो होंगे ना। अब इनके अगर जीनोटाइप लिखने होंगे तो कैसे लिखेंगे, आगे तो इजी है लिखना, तो बताओ इनके कैसे लिखेंगे हम, कौन से, कैपिटल ए, यस यस यस, सही लिखा। बाकियों के या तो ये होंगे या फिर ये होंगे, बाकियों में करेक्ट है कि नहीं, पहले बोलो, जिसको ना कोई भी डाउट हो अभी दिमाग खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ आ गई। चलो अब आगे इनका बोलो, चलो इनका जीनोटाइप क्या होगा दोनों का, क्योंकि आगे देख रहे हो ना ये एक डिजीज आ गया, क्या होगा शिवांश, ये इन दोनों का जीनोटाइप क्या होगा बेटे, हाँ बोलो क्या होगा, हाँ
ठीक है, ठीक है, तभी तो ये आया, नहीं तो ये कैसे आता। दोनों में स्मॉल ए होगा ना, चाहे डिजीज नहीं अपीयर हो रही, लेकिन बच्चे में तो आ रही है ना। इसका मतलब उनके अंदर वो जीन्स पास ऑन कर रहे हैं, जस्ट पास ऑन कर रहे हैं, राइट। फिर इसके अंदर वो दोनों जीन्स रिसेसिव इकट्ठे हो गए, और वो जीन्स जो हैं, वो जो डिजीज के जीन्स हैं वो रिसेसिव हैं, तो वो जब तक दोनों जीन्स इकट्ठे नहीं होते वो डिजीज नहीं अपीयर होती। अब इनमें देखो डोमिनेंट जीन ने मास्क कर दिया उसको, तो अपीयर नहीं हुई, है ना, अपीयर नहीं हुई। इसके अंदर अपीयर हो गई, क्योंकि ये दोनों रिसेसिव जीन इकट्ठे हो गए। मेंडल का लॉ यहाँ पे लगा कि नहीं, ध्यान है, ड्वार्फ वाले कैसे बने थे, जब दोनों रिसेसिव जीन इकट्ठे हुए थे, है ना। और जब कैपिटल टी स्मॉल टी था तब ड्वार्फ था या टॉल था या इंटरमीडिएट था, टॉल था ना तब। तो टॉल क्यों था, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस लगा था। तो यहाँ पे भी तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ही लग रहा है। हुआ क्लियर ये, ठीक है। तो इसके अंदर, और इनका क्या होगा बच्चों, इनका क्या होगा जीनोटाइप, हाँ करेक्ट, ये होगा कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। समझ में आ गए ये दोनों क्रॉस, तुम्हारे एनसीईआरटी के हैं, ये आपको आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, पूछा जा सकता है ये किसके हैं। अब रही बात हमें ये भी पता लगाना, डोमिनेंट रिसेसिव तो तुम्हें समझ में आ गया आई थिंक, कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, ये बात भी तो पता हो। तो चलो ये भी देख लेते हैं हम, इसके बारे में भी देख लेते हैं कैसे है। चलो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब एक और चीज देखो मैंने क्या लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स, चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड, चिल्ड्रन ऑफ अफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अनअफेक्टेड, करेक्ट, अनअफेक्टेड हो सकते हैं अफेक्टेड पेरेंट्स के। इसमें देखो चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट माइट बी अफेक्टेड, देख लो, इसमें देख लो या इसमें देख लो। देखो अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड हो सकते हैं, अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड हो सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आया है ना। चिल्ड्रन ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स माइट बी अफेक्टेड, हमेशा पेरेंट्स में थी नहीं डिजीज लेकिन चिल्ड्रन में आ गई, इसका मतलब पक्का रिसेसिव है, ये बात पता होनी चाहिए। क्लियर है, ये वाली बात क्लियर होगी। चलो सिमिलरली अब इसमें, हाँ अब इनमें देखेंगे सेक्स लिंक डोमिनेंट और सेक्स लिंक रिसेसिव। पहला पॉइंट तो यही हो गया। सपोज कि मेल के अंदर है, पहले तो मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर दूं, आगे पढ़ाऊंगी वैसे जेनेटिक डिसऑर्डर में। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि एक्स क्रोमोसोम के अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं। मान लिया कि कोई पर्टिकुलर डिजीज का जीन एक एक्स क्रोमोसोम में है, एक में है, ठीक है, ये डिजीज कॉजिंग है, कोई भी देख लेंगे कौन सा, हीमोफीलिया या कुछ भी, ये है। तो क्या होता है, ये वाला अगर इसके ऊपर इसको मास्क करे, ये दोनों एक्स एक्स हैं, इसके ऊपर इसका है डिजीज का जीन है, तो ये क्या करता है, अगर ये रिसेसिव है तो ये इसके इफेक्ट को मास्क कर देगा और ये डिजीज को शो नहीं होने देगा, मतलब फीमेल में अपीयर नहीं होगी, फीमेल विल बी नॉर्मल होगी। लेकिन कब पता लगता है कि इसमें डिजीज के जीन्स हैं, जब आगे पास ऑन होएगी, आगे मतलब पढ़ेंगे कैसे, ये आगे उसमें आ जाएगी, सन में आएगी, डॉटर में कभी नहीं पास होती है, ये भी मैंने पहले तुम्हें पढ़ाया हुआ है, ये आगे सन में आती है, तब पता लगता है अरे इसमें ये तो करियर थी, ये तो कैरियर है, मदर तो कैरियर है, इसके बेटे में जीन्स आए हैं, करेक्ट है। तो ये एक ध्यान रखना। दूसरा, डोमिनेंट कब होता है, मदर है या फादर है, एक ही जीन सफिशिएंट है डिजीज को अपीयर करने में, मतलब फीमेल्स भी अफेक्टेड हो सकती हैं और मेल्स भी अफेक्टेड हो सकती हैं। लेकिन रिसेसिव है अगर, देखो ये पॉइंट टू बी नोटेड, अगर रिसेसिव है तो मेल्स आर अफेक्टेड, एक भी जीन होगा मेल्स आर अफेक्टेड, क्योंकि उसमें तो एक्स वाई होता है, एक्स के ऊपर मान लिया डिजीज है, डिजीज के जीन्स है, वाई उसको मास्क नहीं कर सकता, उसके ऊपर तो जीन्स ही नहीं है। लेकिन फीमेल्स हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगी, उनमें आएगी ही नहीं डिजीज के जीन, क्योंकि उनके दूसरे एक्स पर जीन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बात समझ में आ गई कि फीमेल्स में डिजीज क्यों अपीयर नहीं होती रिसेसिव जीन्स के केस में, क्योंकि उनके ऊपर दूसरा एक्स है, मेल्स में दूसरा एक्स नहीं है, वाई पर जीन्स होते नहीं हैं, तो इसलिए एक एक्स पर ही अगर डिजीज के जीन हैं तो वो अपीयर होगी ही होगी।
ठीक है, ठीक है। तो चलो ये देख लेते हैं। सपोज अब यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल फीमेल दिखाया हुआ है XX, और यहाँ पर ये X के ऊपर डिजीज के जीन्स प्रेजेंट है, मतलब डिजीज्ड मेल है ये, जो ये मैंने दिखाया हुआ डिजीज्ड मेल है। तो आगे जो होंगे इसके अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, देखो ये फीमेल भी अफेक्टेड, ये फीमेल भी अफेक्टेड, तो आपको जो दिखेगा ना ये शेडेड में आएगा जो भी आएगा। और फीमेल फीमेल अफेक्टेड दिख रही है ना, अगर मोस्टली इसके अंदर फीमेल फीमेल अफेक्टेड दिख रही है तो मतलब ये डोमिनेंट डिजीज है भाई। अगर ये देखेंगे आगे, अगर मेल मेल अफेक्टेड दिख रहे हैं तो मतलब रिसेसिव डिजीज है, क्योंकि उसमें फीमेल अफेक्ट होती नहीं है। फीमेल कब अफेक्ट होती हैं? जब एक ही जब डोमिनेंट हो। समझ में आई ये कहानी? समझ में आई? अगर फीमेल अफेक्टेड दिख रही है ना ज्यादा, फीमेल फीमेल फीमेल, तो मतलब डोमिनेंट डिजीज है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। अगर मेल मेल अफेक्टेड दिख रहे हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। और अगर मान लिया मेल भी फीमेल भी ऐसे ही दिख रहा है, मतलब कोई ऐसे स्पेसिफाई नहीं है कि मेल ही अफेक्टेड है या फीमेल ही अफेक्टेड है, तो ऑटोसोमल डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस से और क्लियर हो जाएगा। ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, ऑल डॉटर्स, इस केस में दिख रहा है ना ऑल डॉटर्स, और भी होंगी तो वो भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि एक्स तो आएगा ही ना। ठीक है, डिजीज नेवर बी पास फ्रॉम फादर टू सन, सन विल ऑलवेज बी नॉर्मल, क्योंकि वाई में होता ही नहीं है। ये कहानी समझ में आई? वाई में डिजीज होती ही नहीं है, मतलब डिजीज के जीन्स होते ही नहीं है, तो वाई जाएगा अगर तो नॉर्मल ही होगा, सन हमेशा नॉर्मल होगा। सन कब होगा अफेक्टेड? जब मदर से अफेक्टेड जीन्स आएंगे, सन तभी अफेक्टेड होगा। तो सेक्स लिंक डोमिनेंट में ना ये ध्यान रखना कि मोस्टली फीमेल्स आर अफेक्टेड, फीमेल सारी डॉटर सारी अफेक्टेड होगी अगर मान लिया फादर अफेक्टेड है तो। ठीक है, क्लियर है? ये भी समझ में आ गया होगा, वाई के ऊपर अफेक्ट डिजीज के कोई जीन्स नहीं होते। अब इसमें देखो, इसके अंदर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ये बता दिया मैंने, मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, इसमें फीमेल्स आर मोर अफेक्टेड थे, इसमें मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। शो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब अफेक्टेड फादर के हमेशा नॉर्मल सन होंगे, डॉटर कैरियर हो सकती है, फिर डॉटर से ग्रैंड सन में जाएंगे। ठीक है, मतलब एक फादर है, एक क्या बोलेंगे, एक फादर के जीन्स कभी भी सन को पास ऑन नहीं होंगे, उसका ग्रैंड सन हो सकता है अफेक्टेड, और किसके थ्रू? ये डॉटर के थ्रू। समझ आ गई ये बात? तभी बोलते क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अफेक्टेड फादर का सन हमेशा नॉर्मल होगा। अफेक्टेड फादर का सन नॉर्मल क्यों होगा भाई? बोलो क्यों होगा अफेक्टेड फादर का सन नॉर्मल? हाँ, क्योंकि वाई के ऊपर कोई जीन नहीं होते और वाई जाएगा तभी सन होगा, इसीलिए। समझ आ गई? तो ये चीजें देखनी है अब इसमें। अब हम आगे देखेंगे। हाँ चलो ये वाला देखो, अब इसमें बताओ, ये मैं एक बार चल पड़ा रहने दो। ये बताओ, ये क्रॉस है तुम्हारे सामने, इसमें तुम्हें क्या लग रहा है? ऑटोसोमल है? दो क्वेश्चन होते हैं हमेशा, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर कंबाइन करके बता दो। देखो बताओ क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। देखो इसमें मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, इसका मतलब ऑटोसोमल है। एक चीज तो हो गई, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में है। देखो कितना सिंपल, अगर ये फॉर्मूला लगाओ तो कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन अनअफेक्टेड है। पायल जरा बता जीनोटाइप क्या होगा? चल शाबाश, कम ऑन कम ऑन, बता बता। आगे मेरे को और भी करवाने हैं, वैसे ये हमारा कंप्लीट हो गया वैसे सेक्स। हाँ हाँ, कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ आगे ये बता। और ये इसका क्या होगा? ये यस, कैपिटल ए स्मॉल ए है, तभी आगे जाके इसका बता। हाँ, और ये कैपिटल ए स्मॉल ए। क्या कैपिटल ए पॉसिबल है? कैसे?
कैसे पॉसिबल है, बता जरा मुझे, इसका जवाब दे पहले, कैसे पॉसिबल है कैपिटल ए इसमें बताओ बताओ बताओ, कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्योंकि देखो ना इसमें एक पेरेंट में है ही नहीं, खाली एक ही पेरेंट में तो है कैपिटल ए, राइट? ठीक है, समझ आया? ठीक है, अभी हम और इससे रिलेटेड देखना अभी और करने वाले हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। किस किस को मजा आया ये पेडिग्री एनालिसिस करने में, बताओ जरा। सब बोर हुए हैं?